भैया देखिए मैं भी समझ रहा हूँ। तो एक चीज जो है ना, मेरे को ये लगता है कि ये बार बार थोड़ा सा रीइंफोर्स करने की जरूरत पड़ेगी अपने में। मतलब मैं भी आप लोगों के सामने रखता रहूंगा और आप भी अपने में याद रखिए। कई बार हमारे में कहने में थोड़ी कमी रह जाती है कि इसमें ना समझाने वाली बात बाद में आती है। मतलब पहले हमको समझना है। हुँ, तो काफी जगह पे ना एक्चुअल में समस्या क्या है कि काफी लोगों के साथ में ये गलतफहमी है कि उनको ये लगता है कि मैं तो समझा हुआ हूं, मेरे आसपास वालों को समझाने की जरूरत है। जी। ठीक है। तो कहीं हम भी उस गलतफहमी का शिकार ना हो। मतलब ये जो है ना, मतलब ये हुँ, काफी बार संबंधों में हम लोग शिविरों में ऐसा देखते हैं कि एक हस्बैंड जो है वो शिविर में आया और उसको शिविर की बात बहुत अच्छी लगी, वर्कशॉप की, जो हमारी ये 8 दिन की वर्कशॉप रहती है। और उसने घर जाके अपनी पत्नी को बोला कि भैया देखो, बड़े काम की चीज है, तुम्हें भी अटेंड करनी चाहिए। ठीक है। और फिर पत्नी आ जाती है वो कुछ दिनों के बाद में, जब अगला वर्कशॉप होता है तो वो बताती है कि मेरे हस्बैंड ने बताया था। तो लेकिन साथ में उसको ये लगता है कि ये मेरे हस्बैंड के काम की चीज है। ठीक है। और हस्बैंड को ये लग रहा था कि ये मेरी वाइफ के काम की चीज है। हमें तो ये सब मालूम ही है। ये जो है ना, काफी बार एक ऐसा जो है संबंधों में दिखता है। तो ये जो गलतफहमी हो जाती है, ये हमसे भी ना हो रही हो, ये जो है ना, मुझे सबसे खूबसूरत चीज लगती है मध्यस्थ दर्शन की। कि किसी भी दर्शन को इवेल्युएट कैसे किया जाए कि भैया ये जिंदगी में उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये मेरे काम की चीज है कि नहीं। ये मध्यस्थ दर्शन को कैसे इवेल्युएट किया जाए, इसका भी बता रहा है। और साथ ही ये भी बता रहा है कि एक्चुअल में सभी दर्शनों को, सभी फिलोसफीज को कैसे इवेल्युएट किया जाए, ये भी मध्यस्थ दर्शन जो है वो क्लियरली जो है वो बता रहा है। तो ये जो आंदोलनकारी हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, बेसिकली इन लोगों के साथ में भी क्या हो रहा है, जो हम यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में ध्यान दिलाते हैं, संपूर्णता की तरफ ध्यान नहीं है। कोई हुँ, एक इशू पकड़ लिया और उस इशू को रिजॉल्व करना है। ठीक है। तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व है। एक इशू से दूसरा इशू, दूसरा इशू से तीसरा इशू, और इस तरह से सारे इश्यूज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो किसी एक इशू को लेके कि प्लास्टिक से मुक्ति चाहिए, या पोल्यूशन दूर करना है ना, या रासायनिक खाद नहीं यूज करनी, या पानी बचाना है। मतलब ये इस तरह के आंदोलन जो है, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सामाजिक स्तर पे, जेंडर इक्वेलिटी या और भी। मतलब एक इशू पकड़कर ना वो रिजॉल्व होता नहीं है। तो जब तक हमारे को पूरे एग्जिस्टेंस का डिजाइन नहीं समझ में आएगा, जब तक समग्रता, टोटेलिटी नहीं समझ में आएगी ना, तो ये एक्चुअल में अपने समझने की चीज है। जब मैं पूरा समझता हूं तो मुझे सब चीजों का अंतर संबंध नजर आता है। तब ये समझ में आता है कि प्लास्टिक खराब है, ये तो पता चलता ही है, काफी लोगों को मालूम है। लेकिन देयर आर रीजंस व्हाई प्लास्टिक इज बीइंग यूज्ड। ठीक है। तो आदमी, मतलब क्या तरीका होगा जीने का, जीने में प्लास्टिक कहाँ फिट हो रहा है, और चीजें कहाँ फिट हो रही हैं, ये ऐसे करके जो है ना इसका हल निकलेगा। अदरवाइज एक इशू पकड़ के लोग, देखिए, अपने तरीके से वो भी कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं। तो ये हुँ, कोई ब्लेम वाली बात नहीं है कि भैया ये गलत कर रहे हैं। सिर्फ बात इतनी है कि मतलब वो टोटेलिटी को समझकर जो है वो हल निकलेंगे। नहीं तो काफी बार क्या होता है कि हम एक समस्या का हल निकालते हैं, वो समस्या ऐसा लगता है कि सॉल्व हो गई है, और कुछ समय के बाद में उससे बड़ी समस्या एज ए साइड इफेक्ट जो है वो सामने निकल कर आती है ना। पहले पहले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में देरी लगती थी, क्योंकि बैलगाड़ी से ट्रेवल करते थे। ठीक है। तो हुँ, आदमी को लगा कि भैया ये तो देरी लगती है, तो भाई क्रिएटिविटी लगाई जाए। तो साइंस का सहारा लिया गया, और बड़ी तेजी से जो है वो कार और हवाई जहाज और ये जो है हमने पिछले 100 साल में बढ़ते हुए देखे। तो ऐसा लगा कि हमने एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने की, हमारी एक धीरे पहुंचने की समस्या थी, उसको हमने ओवरकम कर लिया। लेकिन 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद पता चल रहा है कि भैया वो तो ओवरकम हो गया, लेकिन उससे एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ग्लोबल वार्मिंग वाली, रिसोर्स डिप्लीशन वाली। पता नहीं अगले 100 साल में ये धरती भी रहेगी या नहीं रहेगी, जो कि करोड़ों अरबों साल से चली आ रही थी। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो वो टोटेलिटी में हल निकले जाएंगे तो वो सही समाधान होगा।
तो यहाँ पर जो बार-बार समाधान की बात कर रहे हैं, वो समाधान या समझ वो टोटैलिटी में होगी तो होगी, नहीं तो वो टुकड़ों वाली बात जो है ना, वो उससे जो है काफ़ी सारे समस्याएँ भी क्रिएट हो रही हैं। इसको इस जी, तरह मैं इसको इस तरह से देखता हूँ भैया। जी, ये एक जैसे भी आजकल वो जो जैसे पोल्यूशन पे बात बहुत चलती है, तो एयर पोल्यूशन कम करने के लिए अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत ज्यादा चल रहा है कि इसको एज अ न्यू रेवोल्यूशन देखा जाता है वो। फिर उसमें भी फिर एक आई डोंट नो वो कब भरा जाएगा, एक नया गड्ढा उससे शायद बन रहा है कि उसमें बैटरीज यूज होती हैं, तो उसमें कोबाल्ट लगता है, फिर कोबाल्ट का माइनिंग रहता है, उसकी वजह से अलग अफ्रीकन कंट्रीज में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो फॉर द टाइम बिंग शायद हम लोग उसको इलाज करेंगे, लेकिन वो एक और नई प्रॉब्लम को पैदा करेगा धीरे। तो जो जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल हमारे सामने है, सारी मानव जाति समझेगी तब उसका हल होगा, ऐसा भी नहीं कह रहे भैया। जो बिल्कुल ग्रेव प्रॉब्लम है उसको तो एजिटेशन करके भी रिजॉल्व किया जाए, जो भी किया जाए, लेकिन इन द प्रोसेस ऐसा ना हो जो कि मतलब हिस्ट्री में होता आया है कि अभी जो समस्या से हल पा लिया जाए, है ना, हमेशा कैसे अच्छे तरीके से रहा जा सके, ये जब कल्पना में आता है तो जो है मुझे लगता है कि वो हम एक पूर्ण समाधान की जो है वो बात करते हैं। और एक्चुअल में ऐसा लगता है कि मानव की तलाश उसी चीज की है, अभी तक मिला नहीं है। हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने और भी कोशिशें की, यही कोशिशें की, तो उसी के प्रयास में चलते चलते हम आज यहाँ पर खड़े हैं। ये इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, जी भैया। भैया जैसे भैया ने मेंशन किया है कि एक शोषित वर्ग है और एक शोषक वर्ग है, तो अभी हमें ये लगता है कि शोष मतलब जो शोषित है उसी को के साथ खड़े रहना ही वही एक सही चीज़ है। पर ये भी देखने की बात है कि जो शोषण कर रहा है वो भी क्या सुखी हो गया है वो करके। तो जो सहानुभूति है वो मेरे ख्याल से दोनों तरफ बनती है कि लक्ष्य जैसे हम कह रहे हैं, अगर शोषण करने से बन रहा है तो वो लक्ष्य पूरा हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है तो दोनों तरफ से मतलब दोनों तरफ को इक्वली देखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया जो हम ना पहले दिन से जो मध्यस्थ दर्शन में जो है वो संपूर्णता की बात हो रही है ना, तो पूरे को समझना है। देखिए अब तो पूरे ब्रह्मांड की वो सह अस्तित्व व्यापक और इकाइयां धरती पे भी और धरती के बाहर भी, जहां तक भी हम सोचे, वो टोटलिटी से लेके फिर धरती पे 4 अवस्थाएं हैं, वो वाली एक जो है समग्रता के लेवल पर देखते हैं। और फिर जो है हम उसके बाद में देखते ही हैं कि समाज में भी व्यवस्था चाहिए, परिवार में भी व्यवस्था चाहिए और स्वयं में भी व्यवस्था चाहिए। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो एक छोर पे स्वयं में व्यवस्था है, दूसरे छोर पे, दूसरे एंड पे अस्तित्व में व्यवस्था है। तो जो अस्तित्व में व्यवस्था है उसको मानव समझ ले और उसके अनुसार जी पाए तो व्यवस्था बनी रहेगी। और अदरवाइज अस्तित्व की व्यवस्था समझ में नहीं आती है तो फिर हम जो है वो किसी अधूरे ज्ञान के साथ में चल रहे हैं। अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो उस अधूरे ज्ञान में फिर गलतियां होती हैं, होती आई हैं हिस्ट्री में। इस तरह से भैया इसको देख रहे हैं। तो अच्छा है आपने शेयर किया कि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है। एक वो कंपैरिजन भी चलता ही रहेगा, कभी दूसरे लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, तो उसको कैसे इवेल्युएट किया जाए, इसको यहाँ पे जो बात हो रही है उसको कैसे देखा जाए। बढ़िया है, अच्छा है। थैंक यू। और बताइए कोई। आपका महेश जी म्यूट है, जब बोल रहे हैं कुछ आप? नहीं भैया, अच्छा ठीक वो कुछ गुरलीन को ठीक है। बताना। अच्छा 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 ठीक है। मुझे ऐसे आपका वो बोलता हुआ चेहरा दिखा, लेकिन मुझे लगा शायद तो एक काम करते हैं, थोड़ा आगे पठन भी करते हैं। मुझे लग रहा है कि एक मतलब 2 सेशंस में अगर हम पुस्तक को पठन एक बार कंप्लीट कर ले और फिर से जो हमारे इश्यूज है ना, फिर उनको हम कुछ समय बिताकर देख लेंगे कि उनके ऊपर भी बात जो है फिर कर लेंगे। ये पेज नंबर 105 पे थे हम। सेकंड क्वेश्चन। हमने ये चीफ जस्टिस वाली बात कर ली थी, है ना। चीफ जस्टिस के बाद साथ ही हमारा फिर
एकदम से कलाम साहब का भी याद आ गया था कि उन्होंने भी आदरणीय नागराज जी को गुरु के रूप में स्वीकारा था और मिलते रहते थे, और राष्ट्र के नाम संदेश में भी ऐसा बोला। तो ये जो है कि इतनी बातें हमने कल कर ली थी। यहाँ से पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ भैया। पढ़िए जी। प्रश्न, आपका सारा प्रतिपादन ही सह अस्तित्व मूलक है। आपने कहा प्रकृति सत्ता में है, इस तरह सह अस्तित्व सर्वस्व है। आप कहते हैं जहाँ कोई इकाई नहीं है वहाँ भी सत्ता है, और जहाँ इकाइयाँ ठसाठस भरी हैं वहाँ भी सत्ता है, इसे समझाइए। उत्तर, व्यापक वस्तु हमको जल्दी समझ में आता है। जिसे खाली स्थान कहें, सत्ता कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, ये क्या चीज है? यह मूल वस्तु है। यह ऐसी वस्तु है जिसमें जो भी इकाइयां हैं इससे प्रेरित होने योग्य हैं। प्रेरित होना कैसे होता है? क्या ऊपर से धक्का मारता है? पहले ऐसा भी कहा गया कि एक शुरू हुआ, फिर उसके धक्के से एक एक करके सब शुरू हो गए। सत्ता में धक्का देने वाली कोई गुण नहीं है। इसमें न तरंग है, न गति है, न दबाव है, इसलिए धक्का देने वाली बात आती नहीं है। सत्ता में ऊर्जित है, प्रेरित है, यह तो प्रमाण है ही। यह सर्वत्र विद्यमान है ही। हर इकाई व्यापक में डूबी भी है, घिरी भी है। एक एक अलग होने का अर्थ ही है कि उनके बीच में सत्ता है। बीच में सत्ता न हो तो अलग अलग हो ही नहीं सकते। जुड़ता भी इसलिए है कि बीच में सत्ता है। इस प्रकार रचना विरचना का आधार हो गया, और ऊर्जा संपन्नता है ही वस्तु में, क्योंकि क्रियाशील है ही। इस वस्तु को पुनः दूसरे ढंग से अध्ययन किया। एक तो इकाइयों के रूप में वस्तुएं दिखती हैं, उनका आयतन और व्यापक रूप में दिखती है, उसका आयतन समान है या भिन्न है, ये बात सोचा गया। व्यापक वस्तु का कोई आयतन बना ही नहीं, सीमा बना ही नहीं। भौतिकवाद के अनुसार इकाइयां जहां रहती हैं वहां व्यापक सत्ता नहीं रहती, अर्थात इकाइयां व्यापक वस्तु को हटा देती हैं। अतः इकाइयां व्यापक वस्तु से बलवान, भारी मानी गई हैं, जबकि यथार्थ में देखा सारी वस्तुएं शून्याकर्षण में हैं। धरती, सूरज, सौरमंडल, आकाश गंगाएं सभी शून्याकर्षण में हैं। शून्याकर्षण स्थिति में है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्ता और इकाई की परस्परता में भार नहीं है, जबकि इकाइयों की परस्परता में ही भार स्पष्ट होता है। जैसे दो परमाणुओं की परस्परता में अणु बनने की प्रवृत्तिवश भार स्पष्ट होता है। इस प्रकार एक से अधिक अणु निश्चित रचना प्रकृतिवश भार स्पष्ट हो गया है। इकाइयों में एक दूसरे के परस्परता में भार को स्पष्ट करने के क्रम से, जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं, वास्तविकता में वह विकास क्रम में भागीदार या समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है। जैसे कोई पत्थर धरती के वातावरण में कुछ दूर से छोड़ने पर धरती पर ही आता है, वह उस पत्थर में निहित उन्मुखी प्रवृत्ति के आधार पर ही है। इस प्रवृत्ति को प्रकाशित करते समय इसे आकर्षण बल नाम दे दिए हैं। इन दो प्रमाणों से हमें समझ में आता है कि सभी क्रियाशील हैं। सत्ता पारगामी है, इसका साक्ष्य है प्रत्यक्ष इकाई क्रियाशील है, नियंत्रित है, बल संपन्न है। अस्तित्व में इकाई को कहीं भी स्थित होने पर नियंत्रण, क्रियाशीलता और बल संपन्नता यथावत बना ही रहता है। यह भी सत्ता के पारगामी होने का साक्ष्य है। ये दीदी अगला भी सत्ता से रिलेटेड है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठे ही बात कर लेंगे। प्रश्न, सत्ता में अनंत इकाइयां डूबी, घिरी, भीगी हैं, ऐसा आपने कहा, तो वे परस्परता में भी अनंत कोणों से प्रकाशित होती हैं, इसको स्पष्ट कर दीजिए। इसमें एक सूत्र लिखा है, प्रत्येक एक अपने में अनंत कोण संपन्न है। अनंत कोण किसी न किसी दिशा में
सीधी रेखा में जाता है और उस सीधी रेखा में वो वस्तु प्रतिबिंबित रहती ही है। कोण जो है कहीं ना कहीं जाकर किसी वस्तु पर ही टिकता है। सामने एक वस्तु दिखते तक वो कोण जाता ही रहेगा। जो जहाँ वस्तु मिलता है उसी के ऊपर वस्तु प्रतिबिंबित रहता है। इस ढंग से वस्तु प्रकाशमान है, ये बात का प्रमाण होता है। वस्तु प्रकाशित है, इस प्रमाण के साथ हर वस्तु में प्रकाश समाया हुआ है। इस ढंग से प्रत्येक एक में अनंत कोण समाई हुई स्पष्ट होती है, वो प्रकाश मानता के अर्थ में ही है। आपका प्रतिबिंब मेरे ऊपर होने के फलस्वरूप आपका प्रकाश मानता हमको समझ में आती है। बढ़िया, थैंक यू। बताइए, ये व्यापक के गुरुत्वाकर्षण बारे में बातें हुई है, कुछ बातें नई भी आई हैं और कुछ, हाँ जी। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सुना है, शून्यकर्षण क्या है? एक तो ये चीज, और दूसरी चीज जो सेकंड जो प्रश्न है, जहाँ पे सारी जो इकाइयां हैं वो जो है उनके अंदर प्रकाश है। तो हम मानते हैं साइंस में कि कुछ इकाइयां हैं जो प्रकाश को जनरेट करती हैं और कुछ जो हैं वो केवल रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है। बढ़िया हो गया जी। ठीक है। तो और भी कुछ चीजें नई आई हैं, और मतलब ठीक है, तो कुछ जो जिस तरफ आपका ध्यान गया होगा लोग साथियों का, उस पे बात कर लेते हैं। पहले आपने ये 2 बातें कही, तो इनको देख लेते हैं, फिर और भी कुछ होगा तो देख लेंगे। तो ये यहाँ पर ना ये शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, पहली बार आया है जब से हम बात कर रहे हैं, शून्य आकर्षण। ठीक है, तो इसको ना शून्य आकर्षण को ऐसे देख सकते हैं कि एक वस्तु दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, तो उसको हम पॉजिटिव आकर्षण कह सकते हैं। इतना ठीक लग रहा है? जी। है ना? तो उसको हिंदी में बोले तो पॉजिटिव अट्रैक्शन को यहाँ पर शून्य आकर्षण वाली भाषा में बोले तो आगे गहराई में जाएंगे दर्शन में तो आएगा, वो आता है धन आकर्षण। पॉजिटिव आकर्षण मतलब धन आकर्षण के एक चीज, एक वस्तु दूसरे की तरफ खींच रही है, जिसको हम ग्रेविटी के रूप में पहचानते हैं। फिर होता है एक चीज दूसरे से रिपेल हो रही है, तो उसको नेगेटिव आकर्षण बोल सकते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं दर्शन में, यहाँ पर शब्द यूज किया ऋण आकर्षण। तो धन आकर्षण मतलब अट्रैक्शन एंड ऋण आकर्षण मतलब रिपल्शन। इतना ठीक लग रहा है? जी। तो यहाँ पर शून्य आकर्षण आ गया कि जब दो इकाइयों के बीच में ऐसा प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कि ना तो इकाई एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही है, जैसे कि धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन सूर्य की तरफ जा नहीं रही है, ऐसा कह सकते हैं। जी। ठीक है, तो इस स्थिति को शून्य आकर्षण कहा कि दोनों का आपस में संबंध तो है, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन ना तो उसकी तरफ जा रहे हैं, मतलब ना तो धन आकर्षण है और ना एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसको ऋण आकर्षण बोले। तो मतलब एक नेगेटिव, एक नंबर लाइन देखें तो नेगेटिव वाली साइड भी होती है और पॉजिटिव वाली साइड भी होती है। तो अगर वो कहीं पे भी नहीं है, बीच में है, उसको शून्य आकर्षण की स्थिति बता रहे हैं। ओके। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस को देखें तो यथार्थ में देखा सारी वस्तुएं शून्य आकर्षण में है। अब सारी वस्तुएं शून्य आकर्षण में क्या मतलब हुआ? एक हम परमाणु को भी देखें तो परमाणु में भी सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। अब उसके आसपास जो हमने साइंस में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगा रहे हैं वो भी ना तो न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं और ना न्यूक्लियस को छोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है इतने बड़े लेवल के ऊपर, उसी तरह से एक बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे परमाणु भी जो है उसमें भी वही घटना होती हुई दिख रही है। तो परमाणु अंश जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो भी न्यूक्लियस के रेफरेंस में, मध्यांश के रेफरेंस में जो चक्कर लगा रहा है लगातार, ना उसकी तरफ जा रहा है ना उससे दूर जा रहा है, उसको शून्य आकर्षण की स्थिति। भैया इसको आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? जो पत्थर जैसे धरती पर गिरा तो उसको कैसे वो चीज बता रहे हैं, थोड़ा अपने शब्दों में।
कहाँ पर आ रहा है वो पत्थर वाला? इसी के नीचे इसी है। के बस आगे आ रहा है। हाँ। तो ये भार के रेफरेंस में बताने की कोशिश की गई है ना? इकाइयों में एक दूसरे की परस्परता में भार को स्पष्ट करने के क्रम से जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है? वो है जैसे कोई पत्थर जो है वो धरती के वातावरण से कुछ दूर छोड़ने पर धरती पर ही आता है। ठीक है? तो ये जो रजत भाई ने जिसको बोला था, जिसको ग्रेविटी के रूप में कह रहे हैं, तो वो आकर्षित हो रहा है, ये धनाकर्षण वाला एग्जाम्पल है। ठीक है? तो अदरवाइज जो है ये मतलब बेसिकली इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये शून्याकर्षण को एज ए कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अपने में थोड़ा सा इस टर्म से भी फेमिलियर हो जाए, और इससे कहना क्या चाह रहे हैं कि अच्छी निश्चित दूरी बनाकर अस्तित्व में व्यवस्था है। बिल्कुल परमाणु के लेवल से लेकर के हमको बड़ी बड़ी इकाइयां, यहाँ पर कई शब्द भी यूज हुए ना उसके लिए, कहाँ पर है? धरती, सूरज, सौर मंडल, आकाश गंगाएं, है ना? तो एक एटम से लेके पूरे के पूरे सोलर सिस्टम तक सब कुछ जो है, इकाइयां जो है वो आपस में शून्य आकर्षण की स्थिति में है। तो भार का मतलब क्या हुआ कि कोई दो चीज जो है वो आपस में अट्रैक्ट हुई, आपस में जुड़ी, है ना? जैसे कि पत्थर है, वो गिराया तो धरती की तरफ आया, आकर्षित हुआ, उसको रूप में पहचान रहे हैं। लेकिन सूरज के आसपास धरती चक्कर लगा रही है, इसमें हमको भार वाला कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मतलब सूरज के रेफरेंस में वो हम धरती के बोले कि क्योंकि धरती सूरज पर जाकर गिर नहीं रही है, जिस तरह से पत्थर धरती पर गिर रहा है, तो धरती सूरज पर वैसे जाकर नहीं गिर रही है, तो इसलिए वहां पर जो है वो भार वाला एग्जाम्पल जो है वो वर्क नहीं करेगा। ऐसा कुछ कुछ मैं इसमें देख पा रहा हूँ। बाकी पुराने साथी हैं हमारे सुनील भाई, देव भाई, उनका कुछ इस पे अपनी और ज्यादा स्पष्टता बनी है, वो उसको रख सकते हैं यहाँ पर भैया। तो भैया मतलब जैसे इसमें वही सेंटेंस में उस पत्थर में निहित विकास अनुमुखी प्रवृत्ति के आधार पर ही है, मतलब इसका क्या विकास जो उन्होंने बताया है, विकास क्रम में भागीदारी, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया है उस चीज में? इसको दीदी मतलब अभी रहने देते हैं, मतलब इसमें से इस पूरे प्रश्न में से अभी हम सिर्फ शून्य आकर्षण को लेकर चले, है ना? तो मेरे को लग जी रहा है भैया, कि है ना, अभी उतने पे ही रखते हैं। भैया मेरे को एक चीज पूछनी थी, क्या हाँ जी। क्या इसमें बाबा जी हमारे किसी लाइफ से कुछ बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर ये किस तरीके से हम एक दूरी बना के रखें, बट येट वी आर पार्ट ऑफ इट, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, मतलब इसको जो है ना शिविर में जब सोम भैया बात रखते हैं, तो इस चीज को जो है ना वो परिवार में व्यवस्थाएं या मानव मानव के बीच में जो व्यवस्था है, संबंध वगैरह है, उसके रेफरेंस में इस तरह से रख देते हैं कि पूरी व्यवस्था का आधार अच्छी निश्चित दूरी है ना? हर वस्तु अपना रोल पहचानती है और अच्छी निश्चित दूरी बनाते हुए अपनी भूमिका निभाती रहती है, ऐसा हमको अस्तित्व में दिखता है। अब अगर हम संबंधों में देखें, तो संबंधों में कई बार गलतियां क्या होती हैं कि हम किसी के बहुत ज्यादा पास जाने की कोशिश करते हैं। मतलब काफी बार जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको ना वो पेरेंट्स से थोड़ी शिकायत सी रहती है कि भाई यू आर बीइंग टू इंट्रूसिव। वो एक ऐसा स्टेटमेंट भी काफी बार मैंने सुना है कि मामा प्लीज गिव मी सम स्पेस। ठीक है? तो मतलब लाइक वो इतना भी ना घुस जाओ मेरी जिंदगी में। ठीक है, कुछ चीजें मैं खुद भी संभाल लूंगा, ऐसा बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये जो स्पेस है, ये अस्तित्व में व्यवस्था का आधार है। ये जब हमने स्पेस के सेशंस किए थे, तो हमने इस चीज को देखा भी था। तो तो अच्छी निश्चित दूरी का मतलब ये है कि धरती सूरज से अच्छी निश्चित दूरी बनाए हुए अपना एक व्यवस्था में है और व्यवस्था में भागीदारी भी कर रहे हैं। तो हम लोगों के साथ में मानव मानव संबंध में अगर हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें, तो जब हम किसी के बहुत पास जाते हैं, तो उसको परंपरा में शब्द दिया मोह।
है ना? तो वो जो है वो मतलब किसी व्यक्ति विशेष से ही हमें लगता है कि इसी से ही सारा का सारा सुख मैं लूं। और फिर कई बार चीजें वर्कआउट नहीं होती, संबंध में टूटन महसूस होती है, आपस में वर्कआउट नहीं होता है, तो हम उससे बिल्कुल दूरी बना लेते हैं कि भैया अब तो तुम्हारा कभी शक्ल ही नहीं देखनी, है ना? मतलब अब जो है वो तुम्हारे से कभी मिलेंगे नहीं। तो या तो बहुत पास आ जाते हैं, और जब वो पास आना वर्कआउट नहीं होता तो बिल्कुल पूरी दूरी बना लेते हैं। तो ये जो अच्छी निश्चित दूरी जो है, इसको अगर हम संबंधों में देखें तो उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। बढ़िया भैया। थोड़ा सा मैंने इसको क्रिएटिवली शुरू में सोचा था, थोड़ा ध्यान दूसरी तरीके से किया था कि भौतिक बताइए। वस्तुएं जो हैं वो हमारे लिए जितनी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, हम उनके आस इर्द गिर्द जरूर घूमते रहेंगे, मगर जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ग्रहण करें। और अगर वो जहाँ पे हम भौतिक वस्तुओं के ऊपर ज्यादा अगर गिर जाएंगे, अगर वो हमारी लाइफ में भारी हो जाएंगी, तो हम नीचे गिर जाएंगे। ऐसा ठीक है, ये भी ठीक हो गया। तो काफी बार ना जैसे जैसे हम दर्शन, मध्यस्थ दर्शन को और समझेंगे, तो ये जो व्यापक कह रहे हैं ना, इस व्यापक को ही ज्ञान भी ज्ञान शब्द से भी इंगित किया है। तो ये जो कितनी अच्छी निश्चित जो है, कितनी दूरी बनाकर रखनी है, ये भी ज्ञान से ही समझ में आता है। बिना ज्ञान के ये समझ में आता नहीं है। तो ये जो अच्छी निश्चित दूरी है, यही ज्ञान भी है। जब ज्ञान नहीं होता तो अच्छी निश्चित दूरी का भी पता नहीं चलता। फिर हम या तो बहुत पास चले जाते हैं और या बहुत दूर चले जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन में जो हमारी संबंध में भागीदारी थी, जो हमारी जिम्मेदारी थी, वो हम ठीक तरीके से नहीं निभा पाते। बेशक वो मानव मानव के बीच में हो, बेशक वो मानव और भौतिक वस्तुओं के बीच में। भौतिक वस्तुओं की तरफ भी ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो भी यही पता चला कि भैया यहाँ पर भी हमें जितनी दूरी बनानी थी उसकी समझ में नहीं आई है। तो ये ज्ञान ज्ञान नहीं है अपने अंदर, उसी से गलतियां हो रही। नमस्ते सभी को। संजीव जी, मैं थोड़ा सा जो मैं समझी हूँ, आपको क्या लगता है जो शून्य आकर्षण की बात है, वो बेसिकली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की कहेंगे ना, इक्विलिब्रियम की बात कहेंगे तो ज्यादा शायद हमारे को भौतिक उसके हिसाब से ज्यादा, मतलब हार्मनी कह दें तो हम ना स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं ना, जो हार्मनी, व्यवस्था, है ना? वो इक्विलिब्रियम फिर एक और शब्द आ जाता है, वो उसका कुछ और, किसी सबका अपना अपना मायने। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको इससे हार्मनी से लेकर चले तो दीदी ठीक फिट बैठता है कि नहीं बैठता? नहीं, व्यवस्था तो हम हार्मनी के हिसाब से करें। शून्याकर्षण के लिए शून्याकर्षण भी व्यवस्था के लिए ही है। है तो शून्य। अभी मैं देख रहा हूँ श्रवण भैया भी ज्वाइन किए हुए हैं, है ना? श्रवण भैया आप भी पता नहीं कितनी देर से जुड़े हैं, लेकिन आप भी हैं तो थोड़ा आप भी अपनी तरफ से इसको अपने तरीके से एड्रेस करें थोड़ा सा। भैया 12 मिनट हुआ है। हाँ, तो 12 मिनट तो पूरी चर्चा सुन ली आपने फिर तो। जी, तो एक तो आकर्षण को तो आपने जो है शून्याकर्षण को आपने अच्छे से रख ही दिया है, और दूसरी जो चर्चा हो रही है वो एक जो पत्थर के गिरने को विकास के रूप में कह रहे थे कि जब कोई पत्थर धरती के वातावरण में कुछ दूर से छोड़ने पर धरती पर ही आता है, वह उस पत्थर में निहित विकासमुखी प्रवृत्ति के आधार पर ही है। तो एक्चुअली कुछ वीडियो सुनेंगे जब मध्यस्थ दर्शन का, उनका सहअस्तित्ववादी विज्ञान का, आदरणीय बाबा जी का, नागराज जी का, तो उसमें उन्होंने बताया है कि लघु जो है गुरु की तरफ आकर्षित है। तो अगर ठोस देखें तो धरती पर धरती से बड़ा कोई ठोस नहीं है, तो धरती का जो वातावरण है उसमें जो भी ठोस है वो धरती की तरफ आकर्षित है। तो उसी को आकर्षण को जो है वो गुरु की तरफ का आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, गुरु के तरफ का आकर्षण है वो। और वैसा वही भार है, भार का मतलब ये हुआ कि आकर्षण है और हमने बीच में मिलने से रोक दिया, तो उस ताकत को ही भार बोल रहे हैं। तो ये जो विकासोन्मुखी प्रवृत्ति का आधार बता रहे हैं, वही गुरु की तरफ लघु के आकर्षण को ही बता रहे हैं। इस प्रवृत्ति को प्रकाशित करते समय इसे आकर्षण बल नाम दिए हैं।
तो इसमें क्या प्रश्न था दीदी का, वो मैं उस समय समझ नहीं पाया था। नहीं हाँ भैया, भैया, मेरा प्रश्न नहीं था। हाँ नहीं, आपसे पहले अच्छा, शिल्पा दीदी का। शिल्पा हाँ, दीदी का था। हाँ हाँ मेरा वही था, विनीत इसको समझने की कोशिश। जैसे आपने अब बताया कि वो विकास, मतलब विकास क्रम में पत्थर धरती की तरफ आ रहा है, तो यही जी जी, थोड़ा सा स्पष्ट करना था कि कैसे। बस वही ठीक है। तो आकर्षण बल उसी को बोल रहे हैं कि जो है, अभी देखिए हवा तो ऊपर जाता है, हवा धरती की तरफ नहीं आता। तो कुल मिलाकर के उसको, जैसे वायुमंडल है तो वायुमंडल की तरफ उसका गुरु उधर है, तो गुरु की तरफ आकर्षित है सारा जो सिस्टम है। इसीलिए जितना भी, जैसे पानी ढलान पे बहता है, अब ढलान पे कहाँ तक बह के जाता है, तो सर धरती का तो सबसे बड़ा गड्ढा है वो समुंदर है। इसीलिए सारे सारे जो है लिक्विड है वो समुंदर की तरफ जाते हुए, मतलब इसको हम देख सकते हैं पूरा का पूरा, सारी नदियां, सारे नाले नदियों में, नदियां सारा बह के समुंदर में। तो ऐसा ही आकर्षण वो भी है पत्थर का धरती की तरफ। जी भैया, अब काफी स्पष्ट हो गया ये चीज, धन्यवाद। दूसरी शेयरिंग कर रही थी दीदी जो है वो किस चीज का, वो मैं थोड़ा सा नेटवर्क का कट कट के आवाज आ रही थी। विनीता दीदी कह रही थी कि हाँ ये इसको शून्य आकर्षण को क्या इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, ऐसा ही दीदी, विनीता दीदी ऐसा ही जी कह रहे थे? जी 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 संजीव जी। अच्छा, हाँ, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप हमको एक ताकत से खींच रहे हो, संजीव भैया एक ताकत से खींच रहे हैं, और दोनों की ताकत एक बराबर है, तो हम किसी तरफ खींच नहीं पा रहे हैं, लेकिन खिंचाव तो हो रहा है ना। तो उसको यहाँ नहीं कहा जा रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि खिंचाव है ही नहीं। जी भैया इसमें एक शुरू में आया था कि एक इकाई जो है वो दूसरे को धक्का देती है, ऐसा नहीं है। मगर ये शुरू कहाँ से हुआ? क्या ये धक्का देने से एक जो है वो दूसरे को समझी और वो ये चलन स्टार्ट हुआ? शुरू में ही था। हाँ, ये भैया खोले हैं इसको कि पहले ऐसा भी कहा गया कि एक शुरू हुआ, फिर उसके धक्के से एक एक करके सब शुरू हो गए। धक्का में धक्का देने वाले कोई गुण नहीं है इनमें, न तरंग है, न गति है, न दबाव, से धक्का देने वाली बात नहीं आती है। हर वस्तु सत्ता में ऊर्जा से प्रेरित है। असल बात, अभी सारा का सारा जो विज्ञान जगत है, हम सभी भी विज्ञान जगत में ही पढ़ करके और बड़े हुए हैं। वहाँ तो यही माना जाता है कि ऊर्जा का जो है स्रोत को ही पता करने में है। तो वो बिग बैंग भी वहीं से आया, फिर सब चीजें एक दूसरे को धक्के हैं, तभी घिरी है। और व्यापक मूल ऊर्जा है, और व्यापक में संपृक्तता के कारण ही मूल चेष्टा है, और कारण और क्रियाशीलता के कारण ही गति, तरंग, दबाव, ये सब कुछ है। ये अभी वहाँ कहा नहीं गया है, मध्यस्थ दर्शन इसको प्रतिपादित करता है। तो इसको भी जांचा जाए, अगर वहाँ समाधान अब तक नहीं मिला है तो इसको भी जांचा जाए समाधान। कह रहे ना, हर वस्तु सत्ता में ऊर्जित है, प्रेरित है, यह तो प्रमाण है ही, यह सर्वत्र विद्यमान है ही। हर इकाई व्यापक में डूबे हैं, घिरे भी हैं। एक एक अलग होने का अर्थ है कि उनके बीच में सत्ता है, मतलब सूर्य और धरती के बीच में सत्ता है ही। हर दो एटम्स के बीच में भी सत्ता है, एक जी एटम के बीच में भी, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है उनके बीच। जी, अगर साइंस में अभी भी ये मानते हैं कि वो एक जो है वो दूसरे को ऊर्जित करती है या दूसरे को ट्रैक करती है, क्या ऐसा कहना चाहते हो? जी, अभी तो ऐसा ही है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे भी हाँ आप भैया। देखिए ना, सूरज से धरती पे एनर्जी आती है। इसके अभी लेटेस्ट मॉडल जो है वो फोटान मॉडल आया है, नहीं तो उसके पहले यही था कि चल के आती है, और बाद में हुआ कि बीच में तो बहुत बड़ा वैक्यूम है, एनर्जी टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर खुद तो चलती नहीं है। उसमें सिस्टम यही था कि एक एक चीज गर्म हुआ और अगले को गर्म किया, ऐसे करके वो ट्रांसफर होता है। तो फिर कैसे ट्रांसफर होगा? तो फिर बाद में फोटान थ्योरी आया कि एनर्जी पैकेट के रूप में वो आ करके धरती से टकराती है, फिर धरती में ही वो गर्मी पैदा हो जाती है। इसीलिए नीचे गर्मी ज्यादा होती, ऊपर जाइए तो गर्मी कम होती है। जबकि अगर सूरज से वो आ रही होती तो ऊपर गर्मी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो वो सारा बदला है। अभी देखिए वो मतलब लास्ट में कहाँ तक जाते हैं, अभी तो शोध चल ही रहा है ना।
ठीक है भैया। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। रजत भाई दोबारा से बोलेंगे, प्रश्न क्या था, मैं भूल गया थोड़ा सा। प्रकाश से, इसमें हाँ इसमें प्रकाश जो मानता को बोले थे। हाँ, इसमें आई थिंक कह रहे हैं यहाँ पर कि इस ढंग से हर वस्तु में प्रकाश समाया हुआ है, ये था आपका प्रश्न है जी। तो इसमें प्रश्न क्या है बेसिकली, कि ऐसा लगता प्रश्न हाँ, प्रश्न ऐसा है कि सारी वस्तुएं जो हैं वो प्रकाश को रिलीज कर रही हैं या कुछ कर रही हैं और कुछ उसको जनरेट कर रही हैं। यहाँ पर अच्छा थोड़ा मैं और उसको खोलता हूँ। यहाँ पे कहे कि कोण की कि एक वस्तु जा रही है और जब तक वो जाके वहां पे टिकती है तब वो प्रकाशमयी हो रही है या तब वो प्रतिबिंबित हो रही है। एनर्जी हमारे पास से गई और दूसरे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर और ऑब्जर्वर है तो वो और हो रहे हैं या उसको प्रतिबिंबित हो रहे हैं। नहीं, आंख तक नहीं, इसको भाषा को बाद में देख लेंगे, पहले जो इसको एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। जैसे जी कि मेरे सामने इस टाइम पे एक दीवार है, जहाँ बैठा हूं, ठीक है, आपके भी आसपास होगी दीवार, तो दीवार के पीछे जो है वो मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना? ऐसा कह सकते हैं, मेरे सामने जो दीवार है, आपके भी आप साइड पे आगे कुछ दीवार होगी, दीवार के पीछे कुछ है वो मुझे दिख नहीं रहा है, दीवार तक जो चीजें हैं वो मेरे को दिख रही है। मेरे सामने एक पेन पड़ा हुआ है, ये पेन मेरे को दिख रहा है, लेकिन ये पेन अगर दीवार के पीछे होगा तब मुझे नहीं दिखेगा। राइट, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो पेन है, ये पेन हर दिशा पे प्रतिबिंबित हो रहा है, तो इसका प्रतिबिंब राइट में भी जा रहा है, लेफ्ट में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, मेरी तरफ भी जा रहा है और मेरे से पीछे दूर की मतलब इसके पीछे और दूर की तरफ भी जा रहा है। कहां तक जा रहा है? जहां तक कोई और वस्तु आकर इसके प्रतिबिंब को ब्लॉक नहीं करती, जैसे दीवार नहीं आ जाती, या इस तरफ मैं हूं तो इसका प्रतिबिंब मेरे तक आ गया। अब कोई और बैठा हुआ है, उसको ये पेन नहीं दिखेगा। जी ठीक है, तो यही जो है, इसको मतलब अगर आप देखें तो दूसरे, अब शायद थोड़ा क्लियर हो। हर एक अपने में अनंत कोण संपन्न है, अनंत कोण किसी ना किसी दिशा में सीधी रेखा में जाता है, किसी ना किसी मतलब हर दिशा में सीधी रेखा में जाता है। उस सीधी रेखा में वो वस्तु प्रतिबिंबित रहती है, हर तरफ प्रतिबिंबित है, जो कहीं जाकर टिकता है ना, जहां तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है वहां पर वहां तक जाएगा, जहां ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी वहां पर ये टिक जाएगा। इसका एक एग्जांपल भैया, एक आसान सा हमें एक ध्यान में आ गया अभी आपके बात करते करते। बताइए। तो आपके बोलते बोलते ध्यान आ गया, जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ तो अब मेरा प्रतिबिंब कमरे के हर दिशा कोण में है। अब मान लीजिए मैं यहाँ अपने सिर के पास यहाँ पर एक मिरर लगाता हूँ तो यहाँ दिखता है, लेकिन अब वहां कॉर्नर में उधर लगाऊंगा तो भी मिरर लगाऊंगा तो वहां भी दिखेगा। तो कमरे में कहीं भी मैं मिरर लगाऊंगा तो प्रतिबिंब दिखेगा। तो मामला मिरर लगाने का है, नहीं तो प्रतिबिंबन तो है ही ना हर दिशा कोण में। मिरर लगाए तो हमको दिख गया, इतनी ही बात है, नहीं तो प्रतिबिंबन तो है ही हर दिशा कोण में। तो श्रवण भैया, यहाँ मुझे लगता है कि 360 डिग्री जो है वो डिफाइंड है, जहां से 0 से चलते हैं और अगर आप गोल चक्कर लगाएं तो वो 360 डिग्री है। तो ये अनंत कोण हम इन्फिनाइट क्यों कह रहे हैं, जबकि हमें पता है कि 360 डिग्री एंगल है। 360 डिग्री भैया, जब 360 डिग्री कहते हैं ना रजत भाई, तो वो आप एक ही प्लेन पर कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक ये किताब ले ली, तो किताब में ही चारों तरफ देख लिया, इस है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 3 डायमेंशनल कोण है, ये तो ऊपर भी जा रहा है, ये तो नीचे भी इसका प्रतिबिंब जा रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर सोचेंगे तो उसको अनंत कोण कह रहे हैं भैया। प्लेन इसमें एक चीज और मैं कहूँगा, सॉरी भैया बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, जैसे 359 और 360 डिग्री
भी अगर हम बोलते हैं तो उन दोनों के बीच में भी अनंत एंगल बिल्कुल छुपे हुए हैं, तो इसलिए भी इसको अनंत बोला गया है शायद। ओके बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल 2 डिग्रीज के बाद में ऐसा नहीं है कि 3 डिग्रीज आ जाएगा, 2.1 2.2 2.3 वो भी आएगा, और फिर 2.1 से 2.2 के बीच में भी 2.11 2.12 ऐसे आएगा। इसको भी इनफाइनाइट अनंत कह रहे हैं, जैसे राहुल जी बता रहे हैं। बिल्कुल सही, राइट। और दूसरा इसमें है कि प्रकाश जो है, वस्तुएं कुछ प्रकाश बना रही हैं और कुछ उसको ऑब्जर्व कर रही हैं, तो उस रेफरेंस में देखें या यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सारे ही लोग, सारी ही वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं, मतलब प्रकाश उनके अंदर से प्रकाश निकल रहा है। तो ये मैं शरण भैया से भी बोलूंगा, वो भी इसमें देखिए, हम सब का भी ना अपने अपने में शोध चल ही रहा है, हम भी सोचते रहते हैं ये जब पढ़ते हैं, और फिर साथी लोगों से जो हमसे पहले समझ रहे हैं उनसे भी बातचीत करते रहते हैं। तो मैं इसको ऐसे देख पाया भैया कि ये जो प्रकाश समाया हुआ है ना, अभी तक हमने प्रकाश को लाइक स्पेक्ट्रम के रूप में देखा, तो विजिबल स्पेक्ट्रम को हमने प्रकाश माना। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब जो ह्यूमन आई को दिखता है उसको हम प्रकाश मान रहे हैं जी। तो एक वस्तु है, जैसे जैसे कि कोई चीज है वो अंधेरे में पड़ी हुई है, अब मुझे दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं कई बार मूवीज वगैरह में देखता हूँ, जैसे ये काफी बारी थोड़ी एक्शन वाली मूवीज होती हैं, तो उसमें नाइट विजन ग्लासेस पहनकर जो है ना, कई बार ये आर्मी के लोग और एजेंट्स वगैरह चलते हैं, आपने भी देखा होगा। जी जी, वो बाइक वाले भी यूज करते हैं। तो नाइट विजन रहता है। तो अब वस्तु थी कमरे में और कमरे में अंधेरा है और मुझे वस्तु दिख नहीं रही है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वस्तु प्रकाशमान नहीं है। लेकिन उसी अंधेरे में मैंने नाइट विजन ग्लासेस लगा लिए, अब मुझे वो वस्तु दिखनी शुरू हो गई, तो वस्तु प्रकाशमान थी ही, मेरी आंख उसको देख नहीं पा रही थी। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लगता है? राइट। एक्स-रेज, गामा, अल्फा, बीटा, ये जो भी है ये एग्जैक्टली ठीक है। तो वस्तु प्रकाशमान थी ही, ह्यूमन आई नहीं देख पा रही थी उसको, तो हमने मतलब ये मान लिया कि ये प्रकाशमान ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है, एक सेंस में सिर्फ फिजिकल सेंस में देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि वस्तु फिजिकल सेंस में भी हमेशा प्रकाशमान है, ह्यूमन आई उसको सेंस नहीं कर पा रही, किसी और यंत्र हमको पता चल जाएगा। एक दूसरा इसमें प्रकाशमान जो है ना भैया, वो मैं उसको ऐसे भी देख पाता हूँ कि जैसे मानव है, तो मानव की प्रकाशमानता जो है वो सिर्फ शरीर से है या आचरण से भी है? दोनों से है। दोनों से है, बिल्कुल ठीक है। तो हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में है, ये वाली चीज बाबा जी ने बार बार कही है। और जैसे शरण भैया अंकित भैया भी कई बार बात करते हैं, जब हम रूप गुण स्वभाव धर्म की बात कही थी तब भी उसमें भी ये आया था, हर वस्तु अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में है। तो ह्यूमन आई जो है उसमें से सिर्फ रूप और गुण वाला पार्ट देख पाती है, कुछ कुछ, ठीक है, लेकिन उसका एक स्वभाव भी है, उसका एक आचरण भी है, उसका एक धर्म भी है, वो सिर्फ समझ में आता है। तो वो ज्ञान संपन्नता से हम वो वाली प्रकाशमानता को सेंस कर पाते हैं। इंद्रिय गोचर संसार को ही हम संसार समझकर मानते रहते हैं। ये जो है, ये बाकी काफी फिलोसफीज में भी कहा गया है ऐसा, और मध्यस्थ दर्शन भी इसको रीइंफोर्स कर रहा है कि अस्तित्व में दो तरह की वास्तविकताएं हैं, इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर। तो सिर्फ इंद्रिय गोचर वास्तविकताओं को ही प्रकाशमानता समझ लेना अधूरी बात है। हर वस्तु का जो स्वभाव और धर्म वाला पार्ट है वो भी समझ में आता है, तो हमें पूरा ये इसको दूसरे तरीके से प्रकाश को ऐसे भी मैं देखता हूँ। चलो भैया, आप कुछ ऐड करेंगे? नहीं भैया, बस इतना ही है। प्रकाशमान प्रकाशित है, वस्तु प्रकाशित है का मतलब प्रकाश केवल निकल रहा है ऐसा नहीं है। वस्तु प्रकाशित है मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म सहित वो व्यक्त हो रही है। तो अभी तो गलती यही हुआ है, धर्म को नहीं पहचाना, इसलिए व्यवस्था को नहीं पहचाना, तो केवल रूप गुण का ही उपयोग करते हैं वस्तुओं संबंध हो तो वास्तविकता है, तो उसको जो है हमने रूप गुण को ही केवल
वास्तविकता माना है, जबकि वास्तविकता रूप गुण स्वभाव धर्म ये चारों अभाज्य रूप में हर इकाई में होता ही है। तो प्रकाशित है का मतलब ही है कि रूप गुण स्वभाव सहित प्रकाशित है। जी, थैंक यू भैया। संजीव भैया, बीच में सॉरी नेट चला गया था, थोड़ा सा एक बारी प्रतिबिंब का अगर ब्रीफ में बता देंगे तो एक बारी क्लियर हो जाएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। प्रतिबिंब ये था, ये पेन है मेरे हाथ में, पेन हर तरफ जो है ना इसका प्रतिबिंब जा रहा है, अनलेस ये प्रतिबिंब कहीं जाकर टिकता है, जैसे दीवार पर टिकता है या मेरे तरफ आता है तो मेरी आंख पर आके टिकता है। ठीक है, तो ये इसको कह रहे हैं कि अनंत कोणों में ये प्रतिबिंब जा रहा है, हर तरफ जा रहा है, और जहां पर टिक जाता है वहां पर अगर ब्लॉक हो गया तो फिर उसके पीछे नहीं जा रहा है। अब मेरे पीछे कोई खड़ा हो जाएगा, उसको ये पेन जो है नहीं दिखेगा। तो ये जो है वो अनंत कोणों में, जिसको दोबारा पढ़ लेते हैं, प्रत्येक एक अपने में अनंत कोण संपन्न है। अनंत कोण किसी ना किसी दिशा में सीधी रेखा में जा ही रहा है, और उस सीधी रेखा में वो वस्तु प्रतिबिंबित रहती है। कोण जो है कहीं ना कहीं जाकर किसी तो ये शीशा लगा दे तो हमको प्रतिबिंब दिख जाता है, अगर शीशा नहीं लगाते तो प्रतिबिंब दिखता नहीं, लेकिन वहां पर भी प्रतिबिंब एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हम कल्पना में ला सकते हैं। शीशे की वजह से हमने उस प्रतिबिंब को प्रतिबिंब तो वहां पर था। ये ऐसा उदाहरण जो है चरण भैया ने अच्छे से किया। तो सामने एक वस्तु दिखते तक वो कोण जाता ही रहेगा, ये जो है इतनी बात हुई थी। एक सेकंड दीदी, पहले महेश भाई का भैया पापा जी ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि हम जो वस्तु जो है हमेशा और भी वस्तुएं हैं जो कि हम नहीं देख पाते, या फिर हर वस्तु जो है वो अपने में प्रकाशित है? हाँ, हर वस्तु अपने में प्रकाशमान है। तो मानव समझना चाहता है तो उस वस्तु को उस वस्तु को अधूरा समझ लेना और ऐसा मान लेना कि मैंने उसको पूरा समझ लिया है, ये एक भ्रम है। भैया क्या एग्जांपल हो सकता है? एक वस्तु का, तो एक वस्तु जैसे अपन हर वस्तु अस्तित्व जो है हमें मानव, तो मानव को सिर्फ जान पाएंगे की तरफ ध्यान जाएगा तब हम उसको पूरे से समझ पाएंगे। तो पूरा समझ में आएगा, सिर्फ आदमी के रूप से आदमी को समझ जाए ऐसा नहीं। ज्ञान गोचर है, रूप इंद्रिय गोचर है। तो किसी वस्तु को, वस्तु प्रकाशमान है ही, उसको समझने वाला ज्ञान संपन्न होता है तो वस्तु को पूरा समझ पाता है, नहीं तो अधूरा समझ पाता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी दीदी, कुछ कह रहे थे कोई बीच में? हाँ, मैं बस ये कह रही थी कि जैसे मेरे आगे दीवार है तो उसके बाद प्रतिबिंब नहीं जा रहा, मगर जैसे साइड में दरवाजा है तो उसके रिफ्लेक्शन का मतलब सब चीज है ही, मतलब इसका ये मतलब वो मान है। हाँ, लेकिन वो प्रकाश जो है भौतिक वस्तुओं का प्रकाश, हम तक बीच में कोई बाधा आ गई उसकी वजह से बस पहुंच नहीं रहा, इतनी बात। जी भैया, थैंक यू। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो एकदम से हमारा ध्यान इस तरह से हम अपने आसपास के देखने के लिए बलवान, यू नो लाइक दैट, एक एनकरेजमेंट है बाबा जी की तरफ से। तो ध्यान जाए, धीरे धीरे हम लोग इसको देखना शुरू करेंगे तो अपने आप में और चिंतन से ये चीजें क्लियर हो। कौन पढ़ेंगे पहले? महेश भाई आपने हाथ खड़ा किया, आप पढ़ना चाहते हैं? प्रश्न: आज दुनिया व्यापार में, रोजगार में, यहाँ तक कि शिक्षा में भी
लाभ कमाने की तरफ दौड़ रही है, जिसको आपने लाभोन्माद कहा है। इससे विश्व में जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनका निदान कहाँ मिलेगा? यदि लाभ कमाने के चक्कर को दुनिया छोड़ना चाहे तो उसका विकल्प क्या है? निष्फल होता है तो सफलता के लिए प्रयास किया जा सकता है। लक्ष्य विहीनता, दिशा विहीनता की स्थिति में जो मानव फंस गया है, वह दिशा और लक्ष्य से वंचित हो ही गया है, और उसके कारण उसके योजना और कार्यक्रम में भी निश्चितता नहीं बन पाती। कार्यक्रम की निश्चयता तभी बन पाती है जब लक्ष्य स्थिर हो, दिशा निश्चित हो। इससे तात्विक रूप में विवेक सम्मत विज्ञान सम्मत विवेक दोनों का तालमेल एक संगीत के रूप में, एक गति के रूप में हमको मिल जाता है। यही मुख्य बात है। अभी जो रूपी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य खोजने जाएंगे तो लक्ष्य केवल संग्रह, सुविधा, भोग ही है, जिसका निश्चय कभी भी होना ही नहीं है। संग्रह सुविधा का कोई तृप्ति बिंदु नहीं है। इस धरती पर रहने वाले 700 करोड़ मनुष्य या कोई भी एक आदमी को संग्रह सुविधा का तृप्ति बिंदु मिलता नहीं पाए हैं और ना पा सकते हैं, ना प्रमाणित कर सकते हैं। यही दिशा विहीनता व लक्ष्य विहीनता की गवाही है। यदि लक्ष्य और दिशा निश्चित होती है तो हमारा कार्यक्रम भी निश्चित ही होता है। लाभोन्माद इसलिए कहा कि इसमें कभी भी तृप्ति नहीं होना है, किंतु सदा सदा के लिए हाय हाय के साथ जुटे रहना ही इसका नाम उन्माद बताया। हाय हाय के स्वरूप को मैंने देखा है कि आप भी देख पाते होंगे। हाय हाय का विस्तार ज्यादा बढ़ता जाता है, कम होता नहीं। तो हाय हाय के विस्तार को बढ़ाकर हम कौन सा लक्ष्य पाएंगे? कहाँ पहुंचकर तृप्ति पाएंगे? उसके बाद संग्रह सुविधा हम पा भी जाएं तो उसका नियोजन भोग, बहुभोग, अतिभोग की सीमा में ही हो पाता है और उसका कोई गम्य स्थली है भी नहीं। तक भोग से तृप्ति पाना किसी को हुआ नहीं। इन दोनों गवाहियों से हम पाए हैं कि ये उन्माद नहीं तो और क्या चीज है। इस प्रकार के उन्माद से 700 करोड़ आदमी उन्मादित का इससे छुटाने वाला कौन? इस प्रश्न को दूर करने के क्रम में ही अनुसंधान पूर्वक प्रत्येक मानव सर्व शुभ सुख चाहते हैं, निश्चय चाहते हैं, निरंतरता चाहते हैं। यही सब मिला करके अनुसंधान की वस्तु है। उसके पक्ष में अर्थव्यवस्था भी एक अंश है। तन मन धन रूपी अर्थ होता है। तन भी होगा, मन भी होगा, को अलग करके अर्थशास्त्र होता नहीं। जबकि अभी तक पढ़ाए हुए अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा को अर्थ बताया है। मुद्रा दो प्रकार का बताया, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा किसी छापे खाने में छपता ही है।
अब छापने की तकनीकी लोककीय अपीकरण लोकव्यापीकरण हो चुकी है, जिसके कारण नकली नोट छपता ही है। तो वर्तमान अर्थशास्त्र जिसकी कीर्ति गाई जाती है वह पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा का विज्ञान है। धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा जितनी भी हमारे पास हो उससे जब वांछित वस्तु नहीं मिलती तो उस मुद्रा से ना तो प्यास बुझती है ना पेट भरता है। इसलिए इसको क्या माना जाए, वस्तु का प्रतीक प्राप्त होने से वस्तु ही प्राप्ति होती नहीं। इस तरह से मुद्रा की प्राप्ति को हम वस्तु की प्राप्ति मान बैठे हैं। इसी का नाम है पागलपन। इसके निराकरण के लिए मैंने जो प्रस्तुत किया है वह तन मन धन रूपी अर्थ है। यहाँ धन का तात्पर्य सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं से है, जिसमें आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण संबंधी आवश्यक वस्तुएं हैं। इस तरह से हमारे आवश्यकीय वस्तुएं की उपयोगिता होगी, संग्रहण नहीं। भैया आगे कर देंगे। संग्रहण नहीं होगा। जैसे अनाज पैदा करते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष रखेंगे, बाद में रखने पर तो सड़ ही जाएगा। उसी प्रकार कोई यंत्र उपकरण उपयोग ना करने से अपने आप जंग पकड़कर समाप्त हो जाएगा। इस तरह हम जो भी यंत्रों को तैयार करते हैं वे सब उपयोग के लिए रहता है। इनको संग्रह किया भी नहीं जा सकता। संग्रह किया जा सकता है तो भी एक सीमा तक। जितना ज्यादा हम संग्रह करने जाएंगे उतना ही ज्यादा कष्टदायक हो जाता है। इसलिए इनकी उपयोगिता अवश्य संभावी हो जाता है। उपयोगिता के अनंतर सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता के लिए सारे वस्तुओं को नियोजित किया जा सकता है। एक बहुत खूबी की बात मैंने देखा है किसी भी वस्तु के उत्पादन करते समय मन का होना जरूरी है। मन के बाद तन का होना जरूरी है। मन और तन के संयोग से ही सारे वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस ढंग से हम शायद साफ एक अवधारण को स्वीकार करते हैं कि वस्तु का मतलब है वस्तु का मतलब है धन और इनका अर्थ है सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु। इस निर्णय से फायदा क्या होगा? मानव जाति का मन उत्पादन की ओर लगने की शुरुआत होती है। अभी तक अर्थशास्त्र का डंका बजाकर हम मानव जाति पड़ा हुआ के उत्पादन प्रकृति को निरर्थक या बिल्कुल उन्मूलन किए ही रहे हैं, बर्बाद किए ही रहते हैं। उसके बाद और कोई स्पेशलाइजेशन की बात करते ही नहीं, उसमें उत्पादन कार्य प्रवृत्ति और भी बर्बाद होती ही है। बर्बाद होने के बाद वो एक इच्छा आदमी माना जाता है। ऐसा अच्छा आदमी बनने के पश्चात बिना उत्पादन किए उनको सब कुछ चाहिए, सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहिए। इस ढंग से उत्पादन नहीं करने की प्रवृत्ति और संपूर्ण वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा, ये दोनों मिलकर के संसार के साथ विद्रोह शोषण होना भावी ही हो जाता है। इस ढंग से आदमी फंसा है। इससे मुक्ति चाहिए। मैं मुक्ति पाया हूँ। हमको किसी का शोषण करने की जरूरत नहीं है।
ना द्रोह विद्रोह करने की जरूरत है। परिश्रम से ही हम स्वयं अपनी आवश्यकता अधिक उत्पादन करते हैं। आप भी कर सकते हैं। आवश्यकता परिवार में ही निश्चित होती है, ना कहीं व्यक्ति में, ना संसार में होती है। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लिया तो हम समृद्धि का अनुभव करते ही हैं। इस ढंग से आवर्तनशील अर्थव्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। उसको निश्चित रूप में उसकी रचना करने हिंदी भाषा में संसार को दिया है। वह लोकगम्य हो जाए तो इससे उपकार होगा। इससे कभी भी संसार के किसी भी आदमी, किसी भी परिवार का कहीं भी क्षति होने वाला नहीं है। होगा तो उपकार ही होगा। तो हमें भी शोषण विधि से मुक्त होना है, द्रोह विद्रोह से मुक्त होना है। जो राजनीति अपने मन से कूटनीति को अपना लिया है, उससे भी अभय अमन चैन होने वाला नहीं है। अमन चैन के लिए आवर्तनशील अर्थव्यवस्था चाहिए। जैसे तन मन धन रूपी अर्थ को हम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजित किया तो नियोजन से उत्पादित वस्तु हमारा तन के लिए पोषण, संरक्षण, समाज गति का आधार बनता है। पुनः हमारे इसी समाज गति, पोषण, संरक्षण के आधार पर हम पुनः वस्तु को निर्मित करने योग्य होते हैं। इस तरह यह आवर्तनशील है। मनुष्य अपनी शक्तियों को विचार शक्ति के साथ शरीर के द्वारा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन करता है। फलस्वरूप वस्तु निर्मित होती है। वस्तु जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा हम निर्मित कर ही नहीं सकते हैं। हाय से मुक्त होने के बात यहाँ आती है। हम पहले से ही तृप्त होना चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं, इसलिए तृप्ति का उपाय खोजते हैं। उपाय खोजते खोजते तृप्ति का उपाय आता है तो अपनाते ही हैं। इसमें छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। गलती को सही में बदलने की बात है, अपराध को न्याय में बदलने की बात है, युद्ध को सह अस्तित्व में बदलने की बात है, द्रोह को सौजन्यता में बदलने की बात है, विद्रोह को मैत्री में बदलने की बात आती है। हम ये सब को स्वीकारते ही हैं। 700 करोड़ लोगों से पूछ लीजिए द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध करना चाहिए कि नहीं। सभी कहेंगे नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार कोई भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं होता है कि वह हाय हाय करता रहे। इस आवर्तनशील अर्थक्रम से मानव जाति हाय हाय द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध से मुक्त हो सकता है। जैसे पागल स्वस्थ होने की इच्छा रखता है, वैसे ही आदमी में भी लोभानवादी अर्थव्यवस्था में आवर्तनशील अर्थव्यवस्था की आकांक्षा समाई ही है। समाई हुई बात को जागृत करने की बात है। शुभ आकांक्षा हर मनुष्य में समाई ही रहती है और उसको जगाने की बात है। जगाने के क्रम में आवर्तनशील अर्थव्यवस्था आगे कर देंगे भैया। आवर्तनशील अर्थव्यवस्था एक अविभाज्य स्वरूप है। इसका मूल सिद्धांत श्रम नियोजन, श्रम विनिमय सिद्धांत है। इसी में हमारा महत्वाकांक्षा सामान्य आकांक्षा के संबंधित वस्तुओं को निर्मित करना है। आवर्तनशील अर्थव्यवस्था होना ही वर्तमान है। प्रकृति सहज है, नियति सहज, सह अस्तित्व सहज है। इसलिए इसको हमें पूरा अध्ययन करना चाहिए, जीवन में चरितार्थ करना चाहिए और स्वयं संतुष्ट होकर
संतुष्टि के स्रोत बनना चाहिए। आगे बढ़े भैया। बढ़िया, नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बताइए जी। जनरली इसमें आवर्तनशील अर्थशास्त्र की बात की गई है और ऐसा इशारा किया है बाबा जी ने, जो हम भी जनरली जानते भी हैं और बातें भी हुई हैं कि जो है अभी लाभोन्मादी अर्थशास्त्र चल रहा है, लाभोन्माद के लिए चीजें चल रही हैं, वैसा हमको दिख ही रहा है। तो कोई खास पॉइंट हो, पढ़ते नहीं किसी का ध्यान गया हो तो उस पर बात कर लेते हैं, 4-5 पेजेस थे। तो इसमें दिशा की भी बात की है ना भैया, लक्ष्य की दिशा, और फिर से ये आया इसमें तात्विक रूप से विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक दोनों का तालमेल एक संगीत रूप में, गति के रूप में हमको मिल जाता है। और थोड़ा ये लक्ष्य में अगर वो मतलब लक्ष्य के बारे में भी अगर लाभोन्नादी नहीं है तो डायरेक्शन का क्या क्या रहेगा? ये कहाँ पर था, पढ़ के बता रहे हैं दीदी भैया? जो आपने कौन से पेज में एकदम शुरू में तो है, कंप्यूटर पे ही खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके, बिल्कुल अच्छा शुरू, में। ठीक है, इसमें तात्विक रूप में, जी। ठीक है। चंद भैया आप रखेंगे? हाँ, इसमें दीदी ऐसा है कि इसमें जो विवेक सम्मत विज्ञान या विज्ञान सम्मत विवेक की बात की गई है, ये जरा सा जोर से बोल सकते हैं? थोड़ा आपका माइक्रोफोन दूर है। लाभोन आप जा रहे हैं आवाज? हाँ जी, बढ़िया जी। हाँ, तो लाभोन्मादी हम होते क्यों हैं? तो लाभोन्मादी होते क्यों हैं? क्योंकि जो वस्तुएं हम उत्पादित करते हैं या संग्रह करते जाते हैं, क्योंकि हमको मतलब अस्तित्व का प्रयोजन और मानव का प्रयोजन, इसी को लक्ष्य बोल रहे हैं। अस्तित्व का प्रयोजन, मानव का प्रयोजन और मेरा लक्ष्य ये पता नहीं है, मतलब मेरा प्रयोजन पता नहीं होने से मैं चीजें संग्रह करता हूँ। अगर प्रयोजन पता चल जाता, प्रयोजन क्या पता चल जाता, तो 3 चीजें ही पता चलती प्रयोजन में। एक तो क्या चीजें निरंतर हैं, क्या चीजें नश्वर हैं, और इन निरंतर और नश्वर चीजों के साथ जीने का जो है वो नियम क्या है। इसी को विवेक बोले हैं कि जीवन जो है वो एक अमर वस्तु है, मतलब हमेशा रहने वाली, मरने वाली चीज। विचार इच्छा को ही तृप्त करने के लिए सारा हम कार्यक्रम करते हैं। भौतिक संसार जो दिखता है वो सारा का सारा नश्वर है, यानी इनका रूप गुण बदलता ही रहता है। और तीसरा जो है, मानव के साथ जीने का कुछ व्यवहारिक नियम है, सामाजिक नियम जिसको बोलते हैं। प्रकृति के साथ जीने का कुछ प्राकृतिक नियम है, और मानव जब स्वयं में विचार करता है तो उसमें भी कुछ बौद्धिक नियम है। ये जब हमको पकड़, तो फिर हम उसके अनुसार अपनी आवश्यकताओं को परिवार के स्तर पे तय कर पाते हैं। एक व्यक्ति अकेले नहीं तय करता है, एक परिवार अपनी आवश्यकताओं को तय कर पाता है। तो एक तो ये तो लक्ष्य पता चल गया कि मेरा धरती पे होने का लक्ष्य क्या है। तो पता चला समाधान समृद्धि पूर्वक जीना और उसको प्रमाणित करना ही हमारा लक्ष्य है। तब समृद्धि के लिए हम काम करते हैं, अपनी आवश्यकता से अधिक अपनी आवश्यकता को पहचान पाते हैं, अपनी आवश्यकता को पहचान कर उससे अधिक उत्पादन सुनिश्चित कर पाते हैं, और फिर समाधान में अपना सारा का सारा अभ्यास परिवार सहित लगाते हैं। अब ये लक्ष्य पता नहीं है तो फिर दिशा हमारी गलत हो जाती है। उसी को बोल रहे हैं कि दिशा विज्ञान को बोलते हैं। तो अगर लक्ष्य पता नहीं है तो फिर हमारी दिशा कुछ भी जाती है। लक्ष्य पता होने से दिशा का निश्चयन होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक। जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसमें हम देख लें कि क्या क्या निरंतर चीजें मिलने वाली हैं, अमर मतलब, और क्या जो है वो नश्वर चीजों हम हमारे पास जो है उससे ज्यादा तो सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा की वस्तुओं को हम पहचान पाते हैं। तो ये इस अर्थ में पूरी बात यहाँ कही गई है कि तात्विक रूप में विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक दोनों का तालमेल एक संगति के रूप में हमको मिल जाता है, यानी लक्ष्य के अनुरूप हमारी दिशा हो जाती है। तो मैं स्वयं को पहचानता हूँ और समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए अपना सारा कार्यक्रम सुनिश्चित कर पाता हूँ। इसी को इस तात्विक रूप में इस बात को कहा गया है। ज्यादा तेज बोल गए मुझे लगता है, जल्दी जल्दी। नहीं भैया, ठीक, बढ़िया। अच्छा, कभी कभी रिदम ये तेज वाला से ना चीजें पकड़ में आ जाती जल्दी। ये भैया मुझे एक चीज पूछनी थी कि जो स्वधन कहते हैं हम, तो जैसे आजकल हमारा जो भी व्यवसाय है तो हम तो लाभ, काम और लोभ से छूटते ही नहीं है। जैसे सपोजिंग हम एप्पल कंपनी पे भी काम कर रहे हैं तो
हम मतलब उपयोग कर रहे हैं, कला को डेवलप कर रहे हैं, बट साथ में ही हम लाभ और मतलब कर रहे हैं। तो क्या मतलब स्वधन क्या चीज है? मतलब अगर हम ऐसा जॉब कर रहे हैं तो स्वधन है या नहीं? मतलब सभी कुछ एक्चुअली कुछ भी नहीं छूटता हमारे शहरों में, तो क्या चीज होती है? तो जैसे क्या है ना कि इस सब चीजों को हम हीन भावना में लेकर के आएंगे तो सबसे पहले हमारा जो छूटेगा वो अध्ययन छूट जाएगा। तो अभी हम जैसा हमारा जो भी रोजगार है, जैसी भी हमारी स्थिति है, उसमें कम से कम हम अध्ययन जारी रख सकते हैं। और आने वाली पीढ़ी के अपब्रिंगिंग के लिए हम ये सूचना, ये ज्ञान जो वस्तु है, ये हम उनको उनके सामने रख सकते हैं। फिर हमारा जब भी सेटल होना होगा, ठीक है, जैसे हम गाड़ी से चल ही रहे हैं ना, गाड़ी भी तो प्रकृति के शोषण से ही चल रही है, डीजल पेट्रोलियम निकाल कर हम तो क्या करें, अब गाड़ी चलाना पहले बंद कर दे फिर अध्ययन करें। तो अभी क्या है, एक काम हम कर सकते हैं, अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। हमारा जिस भी तरह का व्यवसाय है, जो भी जॉब है, उसके प्रति हीन भावना आए बगैर, क्योंकि अगर उसके प्रति कोई हीन भावना आ जाती है हमारे अंदर कि नहीं ये तो अपराध से हमारी कमाई हो रही है, तो फिर हमारा क्या होगा, हम फिर, अब आपको खेती करना तो आता नहीं है, कोई कारखाना तुरंत लगा नहीं सकते आवर्तनशील विधि से, वो सब चीजें, तो क्या होगा, आपका दाल रोटी समस्या हो जाएगी, तो आप समाधान के लिए क्या लग पाएंगे। तो अभी जैसा हमारा चल रहा है उसमें रहते हुए हम समाधान के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, कम से कम ज्ञान संपन्नता के लिए लगाएं, विवेक स्पष्ट हो जाए, फिर दिशा हम कभी भी बदल लेंगे। अभी जो दिशा में जा रहे हैं वो दिशा हमको ठीक नहीं लग रही, ये तो पहले पता चले। पहली बात तो ये पता चलती है, जैसे आपने कहा कि अब आपको पता तो चला है कि जो कंपनी, मतलब एक जो ग्रीन क्या व्हाइट कॉलर जो सारा जॉब है, ये सारा व्हाइट कॉलर जॉब दिखाने में तो पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन एक्चुअली ये शोषण विधि, अपराध विधि से ही इसमें भी सारा काम हो रहा है, आपको दिखना तो शुरू हो गया है। लेकिन उसके लिए कभी कोई हिंता नहीं रखनी है, अपने को अध्ययन में लगाए रखना है और अगली पीढ़ी को भी अध्ययन में लग जाए करना है। मतलब धरती बचेगी तभी जब आवर्तनशील उत्पादन होगा, और कोई तरीका नहीं है। हम चाहे कि आवर्तनशील उत्पादन भी ना हो और समाधान संपन्न होते जाएं और धरती बच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब भी मानव आवर्तन, तो ही ये धरती बच पाएगी। तो अगर हमको धरती को बचाना ही नहीं है तो अलग बात है। जैसे बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े जॉब में है, वो बोलते हैं क्यों आप परेशान हो धरती के चक्कर में, ये धरती तो कितनी बार खत्म होके बनी, हर धरती की आयु होती है, आप क्यों चक्कर में पड़े हो। हमने कहा तो अच्छी बात है, आप लगे रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तो ये सब चीजें, मतलब धरती बन चला है, उसके बहुत ही श्रम के उसमें बनी है, फिर उसमें 4 अवस्थाएं हैं, उसमें अंत में ज्ञानावस्था का प्रकटन हुआ है। ये सब कुछ प्रयोजन होगा ना, उस प्रयोजन को पहचान लेना, उसी को बोल रहे लक्ष्य की स्पष्टता होना, फिर अपना दिशा का उस दिशा में चल देना। तो विवेक सम्मत विज्ञान का हो जाना बहुत जरूरी है। जी संजीव भैया। जी भैया, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया। भैया एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, जैसे कल एपीजे अब्दुल कलाम की जो बात हुई थी, तो अभी कोई ऐसे रिनाउंड कोई वो हैं जिनके साथ में जीवन विद्या जो है जो फॉलो करते हैं, या फिर उनके साथ में वो हैं एक्सेप्ट सिसोदिया? नाम जी एम भैया। वेंकट चलैया जी के यहाँ भी बाबा जी का शिविर हुआ है, अभी वो लाइव है कर्नाटका में, शायद अपने घर में रहते हैं। क्योंकि इसके अंदर और बाबा जी, हाँ बाकी जी, और बाकी अगर राजनीति में देखेंगे ना, तो फिर बहुत सारे लोग जो है, जैसे छत्तीसगढ़ में एक समय काम हुआ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक कितना सारा शिविर किए। अभी भी अभिषेक का मन है कि भले उनके पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में काम हो। ठीक है, अभिषेक अध्ययन के लिए भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भैया, मतलब वो सब नाम गिनने से अभी तो कोई फायदा नहीं होगा, हमें लगता है। हमें लगता है साइंस के क्षेत्र में आप देखेंगे तो अपने जो ये हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं इस समय, डॉक्टर विजय भटकर, आपने नाम सुना होगा, जो सुपर कंप्यूटर जो भारत ने बनाया था, उसकी टीम में बहुत ही अहम हिस्सा थे। तो अच्छा। वो तो, हाँ, वो तो बाबा जी के साथ बैठ करके मतलब कई कई दिन तक समझे हैं चीजों को। और दिल्ली में त्यागराज में हम लोगों का शिविर वो चल रहा था, जब सेशन चल रहा था, तो उसमें भी आए थे वो। आजकल वो पटना में नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए हैं। ओके। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मतलब याद करेंगे तो बहुत सारे नाम याद आते जाएंगे।
जी भैया। इसलिए पूछ रहे थे भैया क्योंकि इसके अंदर जैसे बाबा जी ने लिखा था कि 700 करोड़ देशवासी मतलब जो लोग हैं उनसे अगर एक बार पूछा जाए कि क्या तुम विद्रोह और युद्ध क्या इसके बारे में तुम्हारी क्या, तो उस समय पढ़ते समय मेरे दिमाग में आया था चंद लोगों को अगर अभी मतलब ये एजुकेशन अगर पहुंच जाए तो जो धरती के आधे से ज्यादा समस्याएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। उसका कारण ये है कि जो चंद लोग हैं सिर्फ वही युद्ध चाहते हैं और बाकी लोग नहीं चाहते। तो इसलिए मेरा भैया हाँ, पहले ये क्या होता है ना कि सुनना कौन चाहता है। जैसे मेरा अभी पिछले नवंबर में गुजरात में एक शिविर था, तो उसमें जो लोग शिविर आयोजित किए थे वो लोग वहाँ के 2 सांसदों को भी आमंत्रित किए थे। एक सांसद जो है वो दोनों एक बीजेपी के प्रेजेंट सांसद थे, लोक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक थे जो पिछले बार थे, इस बार वो चुनाव लड़े नहीं थे। तो वो दोनों लोग साथ में आए और बोले कि चलो बहुत कह रहे हो तो देखते हैं, सुनेंगे। तो एक दिन के लिए वो आए थे। फिर जब पहले दिन बातचीत हुई तो बोले नहीं, एक दिन और रुक जाते हैं। फिर दूसरे दिन रुक गए, फिर तीसरे दिन भी उनका मन किया रुक गए, और उसके बाद जब जीवन क्रिया शुरू हो गई तो रुकते ही गए, और पूरे 7 दिन रह गए दोनों लोग। और मैं जहाँ रुका हुआ था बगल में ही रूम था, तो जब मैं जाता था तो रात में आके बैठते थे, बोलते थे नहीं मैं कल भी रुकूंगा, और ये तो अच्छी चीज है। तो कुल मिलाकर के सुनने के पहले एक मतलब लोग तैयार तो हों, इसीलिए लोक व्यापीकरण किया जा रहा है ना, कि ज्यादा लोग जब इसको बताने वाले हो जाएंगे, ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी, तो बहुत सारे लोग जो है फिर सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक बार कोई सुनने के लिए तैयार होता है और उसका मन लगता है तो फिर वो मतलब सुनने को तो बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है। सबकी अपनी अपनी बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां हैं, किसी की अपनी कुछ आर्थिक उत्पादन की मजबूरियां हैं, उसके कारण थोड़ा सा वो नकार के बैठे जी। ठीक है भैया, बढ़िया। प्रस्ताव को पहले सुनने को तो तैयार हो जाए लोग, कोई भी ये इसमें मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि 2 परिस्थितियां बनती हैं। एक है जो आज के ऑफिस बियरर्स हैं, कहीं पर किसी अच्छी पोस्ट पर अच्छे स्टेटस के साथ में बैठे हैं, उनको ये चीज समझाई जाए। दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है वो ये है कि जो आज समझना चाहता है, आज के यंगस्टर्स हैं, उनसे बात की जाए, और उनमें से कुछ लोग आने वाले 10 साल में किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे होंगे, है ना? तो एक बार बात स्वीकार हो जाती है तो आदमी आने वाली जिंदगी में जहां भी कहीं जाएगा वहां पर इस चीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सही जीना हो जाए ये तो फिर समझ में आ ही जाएगा और चाहना भी बनेगी। तो और मनीष जी के भैया साथ में भी यही हुआ। एक सेकंड चल रही है ना बस। जी 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 तो जी मनीष जी के साथ भी यही हुआ कि हमने मनीष जी को एज उप मुख्यमंत्री पकड़ करके समझाने की कोशिश नहीं की। वो कभी किसी शिविर में 12 साल पहले पहुंच गए थे, 2008 के आसपास, और बात अच्छी लगी और फिर समझते रहे, और किसी संयोग से 6-7 साल के बाद में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, तो हम आज भी आप लोगों से बात कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप में से भी कोई आदमी तो आज के 5-10 साल बाद में कहीं पे कुछ पहुंचे होंगे, और फिर जहां पहुंचेंगे वहां पर कुछ ना कुछ करेंगे आज के यूथ भी। बढ़िया। बढ़िया भैया, बढ़िया। हाँ भैया ऐसा तो भी इसमें हाँ, इसमें मैं एक क्या बात और मतलब जो कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं अपने को व्यक्तिगत देखता हूँ, तो हमें तो आने वाली पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास है। आज का अगर आप लोगों को लिंक मिला होगा हैप्पीनेस चौपाल का, तो आप देखिएगा, उसमें बच्चे आए थे, और वो बच्चे जो है बाल चौपाल में भी आया करते हैं शनिवार को, और उन बच्चों के जो प्रश्न थे या जो हम लोगों के प्रश्न का वो जवाब दे रहे थे, उससे हमको लग रहा था कि नहीं, हम तो अच्छा काम कर ले जा रहे हैं जी। जी भैया, अपने बच्चों को भी क्या इसमें एनरोल कर सकते हैं अभी के समय? बिल्कुल, वो तो यूट्यूब पे आता ही है लाइव। अच्छा, आपने वहां बिठाने के लिए? जी भैया, वो मतलब पूछ सके। जी जी, मैं आपको नंबर दे दूंगा, फोन नंबर, उस पर बात कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। भैया ऐसा लगता है कि ये जल्दी हो जाए जिस तरीके से आजकल वॉर का जो माहौल बनाया है, या वो सही है या वो जानबूझ के बनाया है, मतलब जो भी आजकल दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये प्रोसेस फास्ट हो जाए इससे पहले कि कहीं और कुछ और दिशा में चली जाए। वार की धमकियां हो रही है, वार कहाँ होने जा रहा है
ये क्वेश्चन वही, चंद जो है वो लोग जो थोड़ा, अगर वो कुछ गलत निर्णय ले लें तो वो सभी के लिए गलत हो सकता है वैसे। एक्चुअली अब मतलब ये वाली चर्चा क्या है ना, इसमें अपने अपने देशों में ऐसी राजनीतिक सबकी स्थितियां बन गई हैं कि इसका उनके कोई पास, मतलब भी नहीं है हाँ भैया, उनके at पास present। ये युद्ध, हाँ युद्ध की तैयारी दिखाना और युद्ध के लिए रथ दिखाना मजबूरी हो गई है, क्योंकि एक जनता का सेंटिमेंट उधर की तरफ रहेगा तो बहुत सारी अपने यहाँ सबके यहाँ दुश्वारियां हैं, उन दुश्वारियों के लिए भी ये सब चलता रहता है जी। सही बात है, ठीक है भैया, थैंक यू। और बताइए। और प्रश्न नहीं है तो एक पेज और पढ़ ले। प्रश्न तो बताएं। इसमें कोर में ये इतनी ही एक बात छोटी आई सी, है, हाँ कोर में इतनी ही बात आई है पूरे में कि जो समृद्धि है, मतलब जो अपनी आवश्यकता है उसका निर्धारण परिवार के स्तर पे होता है, और फिर हम उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं, और उत्पादन सुनिश्चित करते समय हम आवर्तनशीलता का ध्यान रखते हैं, और फिर समाधान के काम में लगे रहते हैं, और मानव परंपरा के लिए हमारी सारी योजना रचना ये सब चलती रहती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम हाय 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 द्रोह विद्रोह और कितना इसमें लगे रह जाते हैं, फिर हम समाधान के लिए भी नहीं लग पाते और मानवीय परंपरा के लिए भी हमारा समय ही नहीं बचता है। भैया उसी से जुड़ता हुआ एक ये था कि उसमें ये था कि अगर आप अपने परिवार के लिए एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो आप समृद्ध हैं। और वो वाली बात भी थी, जैसा एक बारी संजीव भैया ने गाइड भी किया था कि अपने जितने भी आपके एक्सपेंसेस और जो सब चीजें हैं वो एक बारी पॉइंट आउट कर लो तो आपको हाय हाय या हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो पढ़ते समय एक बारी वो भी एक चीज पे थोड़ा ध्यान गया था कि क्या एक्स्ट्रा करना एक समृद्धि को कहेंगे। एक्चुअली पॉइंट आउट कर पाना ही सबसे बड़ा कठिन काम है, अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक इसलिए कहा जा रहा है कि कोई समस्या आई, कोई संकट आया, आपके नहीं तो आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ आया, तो इसलिए हमारे पास थोड़ा अतिरिक्त होना ये आवश्यक है। ठीक है, अतिरिक्त का मतलब ये नहीं कि 1 किलो की जरूरत है तो हम 4 किलो और कर लें, 5 किलो कर लें। एक्स्ट्रा का मतलब ये हुआ कि 1 किलो है तो 1100 ग्राम कर लें या 1200 ग्राम कर लें, तो इसको अतिरिक्त बोला जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक हमारा उत्पादन सुनिश्चित हो जाए, तो इसलिए हाँ इसलिए इसको कहा गया है। ठीक है भैया, बढ़िया। तो जो बात हुई थी महेश भाई, वो एक्सपेंसेस सुनिश्चित करना, शायद शब्द थोड़ा सा बदल गया है, कहीं कहने सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो था आवश्यकताएं सुनिश्चित हो जाए। जी बिल्कुल। तो आवश्यकताएं सुनिश्चित हो जाए, ये सबसे कठिन काम है जो शरण भैया बता रहे हैं। परिवार बैठकर अपने आसपास के लोगों से, अड़ोस पड़ोस से, समाज से, भाई बहनों से प्रभावित हुए बिना क्लियरली हमारी आवश्यकताएं क्या है उसको पहचान सके, और फिर इतना प्लान कर ले कि हाँ ये वाली आवश्यकताएं हम मिलजुल कर जो है मीट विद कर सकते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। जितने उसके ऊपर विश्वास बनता है उतना अपने पे विश्वास जो है वो बना रहता है, और फिर ये पता चलता है कि इस सब करने के बाद में भी समय बचेगा। उस बचे हुए समय का क्या करना है, ये जो अध्ययन करना है, समझदार बनना है, इसकी तरफ जो है वो फिर अपनी शक्ति जो रहती है भैया, ये जो है वो सही दिशा वाला जो कार्यक्रम है विवेक के साथ में ये बनता है। नहीं तो पहले हाय तौबा करके हाय हाय करके कमाया जाए, वो जो एक बड़ा लिखा रहता है ना मार्केट में, तो पोस्टर्स बने रहते हैं कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। तो मतलब सारा हफ्ता बैठकर खूब मेहनत करो और फिर सैटरडे संडे को बैठ के खूब पार्टी करो, है ना, क्योंकि वो मेहनत करके जो थकान हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो ना मेहनत जो है वो थकान नाल उसमें
जो है सप्ताह भर जो या जब भी जो काम करना है वो भी थकाऊ ना हो, वो करके भी हम रिज्यूविनेटेड ही महसूस करें, रिलैक्स्ड महसूस करें, और उसके बाद में भी जो समय बचा रहता है उसको हम अध्ययन क्रम में लगाएं, उसमें रुचि बने, और फिर उससे जब हमारे को लगता है कि हाँ इस प्रोसेस से मैं और मेरे परिवार में सुख आ रहा है ना, हमें अच्छा लग रहा है, ये फिर एक कल्पना में आता है कि हाँ सामाजिक व्यवस्था का आधार भी यही है, भोग जो है वो सामाजिक व्यवस्था का आधार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। शायद वेस्ट की गलतियां जो हैं वो थोड़ा हम अपने ऊपर थोप रहे हैं और उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा आप बता रहे थे भैया, वो आवश्यकताएं करना वो भी लिस्ट में है, मेरे दिमाग में भी है, उसको बिल्कुल उसको करना वो बहुत ज़रूरी लगता है। शायद उससे जो है हाय तौबा के साथ साथ एक पीस ऑफ माइंड जो मिलेगा वो अलग ही है। अगर संजीव जी आवश्यकताओं को प्रभाव में किसी प्रभाव में आए बगैर हम तय कर पा रहे हैं, का मतलब ये है कि हमारी मानसिकता में कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर हम सामान कम रखेंगे लेकिन हीनता में रहेंगे, वो ठीक नहीं है। मतलब हम एकदम खुशी पूर्वक उसको स्वीकारे हुए हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रजत भाई बोलिए। मैं जी आई थिंक समय भी कम रह गया है, तो नहीं, कोई नहीं, हम और आगे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन 5 मिनट बात करनी है, 5-7 मिनट तो कर सकते हैं। जी जी। तो मैं ये सोच रहा था कि एक्चुअली देखा जाए कि हमारे समाज में कितनी % पॉपुलेशन है जो कि समृद्धि के मतलब जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही है और थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा भी बच रहा है। तो हम ये पाएंगे कि बहुत मतलब आई थिंक मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी हम पाएंगे कि बहुत माइनॉरिटी है, 1 या 2% या लेट्स से 10% लोग हैं में अपने आप को पाते हैं, और 90% जनता जो है वो अभी भी लगी हुई है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। तो वो लोग फिर क्या ज्ञान मार्ग पे या अध्ययन मार्ग पे मतलब कार्यरत होंगे? मतलब समृद्धि की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि भाई ज्यादातर समस्याएं हमारी जो हैं वो भैया देख के इसमें हो ना, रही हैं। हाँ इसमें दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो पहले हम जो बात रख रहे हैं उसको भी ना और सटीकता से पहचान लें, थोड़ा सा तार्किक रूप में। जैसे कि आप जो कह रहे हैं उसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो समाज को हैव नॉट्स और हैव्स दो ग्रुप में बांट देते हैं। तो हैव नॉट्स अप्रोक्सीमेटली 90% है और हैव्स अप्रोक्सीमेटली 10% है, ऐसा आप मोटा मोटा सा कह रहे हैं, जी ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि अब ये हैव नॉट्स जो है इनको समझदारी के रास्ते पे कैसे लाया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हैव नॉट्स को भी छोड़ देते हैं। ये जो हैव्स हैं ये क्या समझदार हैं? नहीं है। ये जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, हम सब तो हैव्स ही है ना, जो इस सभा में भी बैठे हैं, इस गोष्ठी में बैठे हैं, ठीक है। हम भी अपने परिवारों में और अपने आसपास अपने अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स और द्वंद्व जो है उसको झेल ही रहे हैं ना, मतलब ये वाली चीजें भी दिखती हैं क्लियरली। तो वस्तुओं का हो जाना उससे आदमी सुखी नहीं होता है, पहले तो ये लिंकेज हमारे को क्लियर हो जाए भैया। अभी तक ना एक ऐसा बड़ा कंफ्यूजन रहा जो कि मेरे साथ में रहा, जब तक मैं ये जीवन विद्या में नहीं, मेरे को यहाँ से क्लैरिटी नहीं बनी। ये एक मेरे को बहुत बढ़िया क्लैरिटी लगती है कि पैसा आ जाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये अधूरा कार्यक्रम है। इसके अधूरेपन को पहचान लेना सबसे बड़ा काम है। तो ये जो 10% समाज का वर्ग है जो कि हैव्स वाली कैटेगरी में आता है, इनको भी ये भी सुखी नहीं हो पाए हैं। एक अगर हम अच्छे से क्लोजली देख पाए, फील कर पाए इस चीज को, ठीक है। तो फिर ये पता चलता है कि भैया हैव नॉट्स को बाद में देखेंगे, पहले हैव्स को देखा जाए। इनका तो ज्ञान मार्ग पे चलना ज्यादा आसान होना चाहिए था, है ना। इनके तो खाने पीने की तकलीफ नहीं है, इनकी तो नौकरी भी लगी हुई है ना, इनके पास में पैसे भी हैं, घर भी है, गाड़ी भी है। ये क्यों नहीं समझने के राह पे चल रहे? ये क्यों अपने फैमिलीज में गलतियां हो रही हैं? तो एक बार यहाँ पर समझ आएगा, क्योंकि हम यहाँ बिलोंग करते हैं, फिर जो है वो बाकी 90% के साथ में क्या करना है वो भी समझ में आ जाएगा।
जी। है ना, नहीं तो अदरवाइज कार्यक्रम ये लगता है कि बाकी 90% को भी हैव्स वाली कैटेगरी में ले आए तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये अगर हम देखें तो परिवारों में भी चीजें ठीक नहीं है, और बड़े स्तर पर देखें ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, तो ग्लोबल वार्मिंग हैव्स कर रहे हैं या हैव नॉट्स कर रहे हैं? आई थिंक हैव्स कर रहे क्या हैं। जवाब निकल कर आता है? हैव्स। और हम चाहते हैं कि हैव्स की संख्या बढ़ जाए, तो हैव्स की संख्या बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हम कह रहे हैं भैया कि संपूर्णता के साथ में समाधान, नहीं तो अभी जो है सिर्फ गरीबी उन्मूलन में गरीबी ठीक हो जाएगी, एक प्रत्यक्ष रूप में लगता है कि चलो हमने अच्छा काम कर दिया, लेकिन धरती जल्दी खराब हो जाएगी, धरती जल्दी खत्म हो जाएगी, वो भी हम नहीं चाहते हैं। तो जो गरीबी भी हटानी है, ठीक है, लेकिन समझदारी के साथ में होना है। तो जो हैव्स है इन पे भी काम होना है, जो हैव नॉट्स है उन पे भी काम होना है, काम सभी पे होना है भैया। जी भैया। और ये समझ का प्रस्ताव जो मतलब मैंने देखा है पिछले 10-12 साल में, तो जो हैव्स हैं उनके पास ही समय की भी कमी है, तो वो प्रस्ताव सुनने को तैयारी नहीं, बहुत हमारे पास टाइम नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है लेकिन जब टाइम होगा तो सुनेंगे, ऐसा बहुत ज्यादा मतलब आता है। और संग्रह, ये जितने शब्द आए हैं ना, संग्रह, शोषण, ये सब इन्हीं के लिए आए हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं शिक्षा विधि में लाने से क्या होता है कि दोनों काम साथ साथ में होता है। आवर्तनशील विधि से उत्पादन सुनिश्चित करना और समाधान को भी सुनिश्चित करना, समाधान पूर्वक ही समृद्धि सुनिश्चित होती है, ये बात का भी पता लगना। क्योंकि जो ज्यादा संग्रह कर लिया है अब उससे बोलिए वो छोड़ दे तो मुश्किल है, लेकिन जो अभी उत्पादन के रास्ते में है अगर उसको अकल आ गई तो फिर वो आवर्तनशील भी करेगा और अपनी आवश्यकता को पहचान भी पाएगा, और उतना ही करके फिर बाकी जो है धरती को बचाने के लिए भी लग सकता है। जी जी भैया, धन्यवाद। बढ़िया भैया, आपके आपके सबके मन में प्रश्न आते रहे, जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं फैमिलीज में, सोसाइटी में जो कुछ होता हुआ दिख रहा है उसको भी हम ऑब्जर्व करते रहे, अपने में भी देखते रहे, और मेरे को लग रहा है कि अपने में अपनी कल्पनाशीलता में, इमेजिनेशन में ये सारी चीजें बनी रहे, ड्यूरिंग द वीक भी बनी रहे, तो ये हमारे वीकेंड वाले डिस्कशंस जो है ये काफी मीनिंगफुल होंगे। और आप अपना ऐसा ध्यान इस तरफ रखिए। काफी सारा कंटेंट YouTube पे हमारे और साथी लोगों ने पहले से भी डाला हुआ है, आजकल और भी काफी ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स YouTube पर रहती है। आप में से जिन साथियों को ऐसे लगे कि भाई आपके पास में समय ज्यादा है और गहराई में अपनी स्पीड पे ज्यादा स्पीड से जाना चाहते हैं, अपने ड्यूरिंग द वीक जो टाइम है उसको आप जो है वो उस तरीके से वहां पर एक्सप्लोर कीजिए, उसको समझिए, और हम वीकेंड पे तो मिलते ही रहेंगे। जी भैया, ठीक है, चलिए बढ़िया हो गया। तो आज का जो है सेशन को खत्म करें भैया। ठीक है, तो 111 पेज पे आ गए हैं हम, और हाँ जी बताइए। नहीं, अच्छा ठीक है, तो 111 पेज पे हैं हम, और टोटल जो है कितने हैं, 121 पेज है, 10-11 पेजेस रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीक पॉजिटिवली आई एम श्योर कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। गुड, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्ते सभी को, नमस्ते। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्ते।